हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में, जो आपके बायोस्टैटिक्स का पार्ट। ये जो आपको टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, मान के चलिए ये क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोग मार्क कर लीजिएगा यम यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमने जब पेपर बनाया था, गेस्ट पेपर फर्स्ट पेपर का, बॉटनी के फर्स्ट पेपर का, ठीक है, तो उसमें भी हमने इस चीज़ को वहाँ पे मेंशन किया है कि आपका जो है कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत आता है। तो हम आज इस लेक्चर में इसको कम्प्लीटली पढ़ाएंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़ाएंगे। आपने हर क्लास देखा होगा, ठीक है, सारी चीज़ों को शायद बेहतर ही ढंग से पढ़ाई जाती है। तो इसमें हम इसको पूरे अच्छे से पढ़ाएंगे, शिद्दत से पढ़ाएंगे, ताकि ये क्वेश्चन जब आपके एग्ज़ाम में आए तो छूटे ना। ठीक है, और ये क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के अंतर्गत ये भी आ सकता है, या शॉर्ट आंसर टाइप के यानी कि जो सेकेंड यानी कि सेक्शन बी होता है, उसमें ये क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं जो काई स्क्वायर टेस्ट है ये क्या होता है और इसकी क्या आवश्यकता पड़ी बायोस्टैटिक्स में। ठीक है, यानी कि आपके बॉटनी में क्या आवश्यकता पड़ी इसकी। तो आपको पता है कि जो बायोस्टैटिक्स होता है वो बायोलॉजिकल डाटा को कैलकुलेट करने के लिए आपके सिलेबस में ऐड किया गया है। तो देखिए जो बायोस्टैटिक्स होता है, ठीक है, थोड़ा सा इसको समझने के लिए हम लोग कई आप कह सकते एग्जाम्पल लेंगे, ताकि आपको बेहतर चीज़ें समझ में आए। ठीक है, आपको पता होगा कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं प्रयोगशाला में, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं। तो जब एक्सपेरिमेंट होता है तो उससे जो वैल्यू निकलती है, ठीक है, जैसे कोई चीज़ एक्सपेरिमेंट हुआ, ठीक है, उसकी जो वैल्यू निकलेगी, जो आंसर निकलता है आंसर, उसको हम लोग कहते हैं एक्सपेरिमेंटल आंसर या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ठीक है, तो आपको पता है, जैसे भाई सही सी बात है, लैब में आप गए, जो भी आपने एक्सपेरिमेंट किया उसकी अगर कोई डाटा आपको मिलती है तो क्या है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हो गई। तो पवन ने बताया कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, जो उनसे वैल्यू प्राप्त होती है उसको हम लोग कहते हैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ठीक है, या उसको हम लोग कहते हैं ऑब्जर्व वैल्यू, यानी कि हमने एक्सपेरिमेंट किया तो हमें क्या ऑब्जर्व हुआ, क्या देखने को मिला, उसको हम लोग एक्सपेरिमेंटल वैल्यू या ऑब्जर्व वैल्यू के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। और आपको एक एक्सपेक्टेड वैल्यू होता है, एक एक्सपेक्टेड वैल्यू होता है, सपोज दैट। ठीक है, एक मैंने बताया कि ऑब्जर्व वैल्यू हुई, आपने एक्सपेरिमेंट में किया, एक होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू। क्या होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब इस बात को आप एक एग्जांपल से समझिए। जैसे आपकी अगर हम पूछे कि भैया आपकी जो बीपी होती है, ब्लड प्रेशर, उसकी जो वैल्यू होती है, जो मेजर करने के बाद जो वैल्यू आती है वो कितनी आनी चाहिए, तो आप लोग कहेंगे सर जो बीपी मेजर किया जाता है उसकी वैल्यू 120/80 mmHg होना चाहिए, यही होना चाहिए mmHg। ठीक है, 120/80 mmHg होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, एक थियोरेटिकल वैल्यू है, यानी कि आपके हमारे नोटबुक में कॉपियाँ में देखने को मिलती है कि भाई इतना अगर आपका ब्लड प्रेशर है तो ये नॉर्मल माना जाता है। ठीक है, ये नॉर्मल माना जाता है। ये क्या है, एक हाइपोथेटिकल वैल्यू है। अब आप मान लीजिए कि डॉक्टर के यहाँ पहुँचे, ठीक है, आपने बोला कि डॉक्टर से भाई हमारा बीपी चेक कर दीजिए। ठीक है, अब आप जो है कि पहुँचे तो आपकी जो बीपी है उन्होंने चेक किया तो पता चला कि भाई 140/85 देखने को मिला, 140/85 आ रहा है आपकी जो ब्लड प्रेशर वैल्यू है। ठीक है, तो आपने देखा
कि नॉर्मल कितना होना चाहिए 120/80, लेकिन आया कितना आपका 140/85। तो ये क्या है, ये आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ठीक है। और ये क्या है आपकी, ये आपकी है ऑब्जर्व वैल्यू, सॉरी हाँ, ये आपकी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व वैल्यू। ये पहले से, सॉरी, ये आपका क्या है, ये आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू हो गई, जो अभी अभी चेक किया एक्सपेक्टेड वैल्यू। ये क्या ऑब्जर्व वैल्यू, जो पहले से मापा गया है कि भाई इतना अगर आता है 100, ठीक है, ठीक है, अगर 120, ठीक है, 120 से 80 आता है, तो ये क्या आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू हो गई कि भाई इतना आना ही चाहिए। या अगर आया कितना आपका 140 कितना 85 या 70, जो भी मान लीजिए आपने, तो उसको हम लोग कहते हैं ऑब्जर्व वैल्यू। फिर से समझिए, सपोज किया कि ये क्या 120/80, ये क्या हो गई आपकी, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू है, इतनी आनी चाहिए, ठीक है। आई कितनी 140 अपान मान लिया कि 85 आई, तो क्या है ऑब्जर्व वैल्यू, अभी अभी उन्होंने ऑब्जर्व किया। ये क्या एक्सपेक्टेड, पहले से बता दिया गया है कि भाई इतना होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, ये सैंपलिंग एरर है, जो आपने जल्दीबाजी की उसके कारण हुआ। माना कि आप डॉक्टर के पास भागते भागते कहीं से आए, अब आपने बोला कि डॉक्टर मेरा बीपी चेक कर दीजिए, उन्होंने तुरंत ऑन स्पॉट लगाया मशीन और आपकी बीपी चेक कर दी। लेकिन आप उतना दूर से दौड़ते उड़ते या फिर साइकिल चलाते हुए कैसे भी आ पाए, आपका जो बॉडी है वो वर्क कर रहा था ज़्यादा स्पीड से, तो उस टाइम जो ये चेकअप हुआ बीपी का, इसके कारण इतनी वेरिएशन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। एक्चुअल क्या होता है, ब्लड प्रेशर चेक करने के जो तरीके होते हैं एक्चुअल, आप डॉक्टर के यहाँ पहुँचे, ठीक है, आप आधे घंटे या 1 घंटे लेट जाइए, आधे घंटे सपोज किया आप लेट जाइए वहाँ पे जब आपको बीपी चेक करानी हो। सपोज किया कि आप, ये आपका हैंड है, हैंड के द्वारा आपकी बीपी चेक हो रही है, ठीक है। ये तो बीपी अगर यहाँ पे चेक हो रही है तो यहाँ पे कपड़े ना हो, इस पार्ट पे वहाँ पे आपके कपड़े ना हो, जहाँ पे बीपी की जो पट्टियाँ लगाई जाती है चेक करने के लिए, वहाँ पे कपड़े ना हो, ठीक है। वहाँ को ऊपर कर ले आप, ठीक है। आप आराम से लेट जाए, बैठे ना, लेट जाए आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद डॉक्टर आए, आपकी बीपी चेक करिए, तो क्या हो सकता है आपकी जो बीपी होगी वो एकदम एग्जैक्ट नॉर्मल बीपी आपको पता चलेगी कि भाई इतना है। अब क्या हुआ, आप भागते भागते दौड़ते दौड़ते कहीं से भी आए जल्दीबाजी में, तो आपने क्या किया, चेक कराया, आपका कितना आ गया 140 आ गया या 150 आ गया, तो क्या है कि आपकी गलती की वजह से इतना है, ठीक है। तो अब ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू आपने देखा कि 120 और 180 है एक्सपेक्टेड वैल्यू एमएमएचजी, लेकिन आया कितना आपका 140, मान लिया 140/70 आ गया, 85 मान लीजिए, तो ये आपके जल्दीबाजी की वजह से हुई, आपके गलती की वजह से हुई, ये सैंपलिंग एरर हो गया आपके जल्दीबाजी से वजह से, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अगर अब मान लीजिए सपोज किया कि आप आराम से आए हैं, बैठे हैं, तब आपकी बीपी चेक हुई, आपकी जो नॉर्मल बीपी आ रही वो 150/100 आ रही है, तब इसका मतलब कि भाई कुछ तो प्रॉब्लम है। इतना अंतर तो नहीं होना चाहिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, इसका मतलब समस्या है। आपने जल्दीबाजी किया, चेक हुआ, वो आपकी गलती हो गई, सैंपलिंग एरर हो गया, लेकिन आप रिलैक्स होकर आराम से चेक कराए, तब आपकी जो बीपी आई, ब्लड प्रेशर आई, वो कितना ऑब्जर्व किया गया 150/100। इसका मतलब भाई कुछ तो है, ठीक है, कुछ तो समस्या है। अब इसके बारे में हम लोग आगे इसी लेक्चर में आगे समझेंगे टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, यानी कि नल हाइपोथेसिस के बारे में और अल्टरनेट हाइपोथेसिस के बारे में, जो यही बात बताएगी कि जब सिंपल एररिंग हो रहा है, आपके वजह से कोई सिंपल एररिंग हो गया, वहाँ पे नल हाइपोथेसिस सपोज होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में दो हाइपोथेसिस लगती है, पहला आएगा आपका नल हाइपोथेसिस, दूसरा आएगा आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। पहला क्या, नल हाइपोथेसिस, दूसरा
अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये जो वैल्यू आई 140/85, ये क्या है? ये सैम्पलिंग एरर हो गई, कोई मिस्टेक हुआ, आपकी वजह से हुआ, तब इतना डिफरेंस आया। 120/80 होना चाहिए लेकिन 85 आया 140/85, तो ये सैम्पलिंग एरर है, थोड़ी बहुत दिक्कत है। ठीक है, या 135 मान लीजिए है, तो क्या है? थोड़ी बहुत दिक्कत है। ठीक है, इस वैल्यू में जो डिफर आ रहा है, जो ऑब्जर्वेशन आया एक्सपेरिमेंट के बाद, ये नथिंग है, ये आपके जल्दीबाजी की वजह से हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा हाइपोथेसिस लगा? यहाँ पे नल हाइपोथेसिस लगा। नल मीन्स क्या? जीरो। कहने का मतलब भाई आना 120/80 होना चाहिए था, लेकिन आया आपका 135/85, मान लीजिए आया 135/85। तो क्या है? बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आपकी जो बीपी है वो नॉर्मल ही वहाँ पे काउंट की जाएगी, मतलब कोई दिक्कत है नहीं है। अगर जो इतनी 135 जो आया वो आपकी वजह से आया, आपने जो वहाँ से दौड़ के आया और ये आपने चेकअप कराया। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब जो ये वेरिएशन आपको देखने को मिला 140/80, 135 मान लीजिए अपान 85 में, ठीक है, और 120/80 में जो आपको ये वेरिएशन देखने को मिला, ये कैसी वेरिएशन है? ये सैम्पलिंग एरर का वेरिएशन है। इसका मतलब कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर यही आपकी बीपी 150 से यहाँ पे 100 हो जाती, कितना होना चाहिए? 120 से 80 होना चाहिए, तो अगर लेकिन 150/100 हो रहा है mmHg, इसका मतलब प्रॉब्लम है। तब यहाँ पे कौन सी हाइपोथेसिस लगेगी? अल्टरनेट हाइपोथेसिस, क्योंकि यहाँ पे कोई सैम्पलिंग रिंग नहीं है, आपको कुछ प्रॉब्लम है, तब इतनी आपकी ब्लड प्रेशर यानी कि आपकी जो बीपी है वो दिखाई पड़ रही है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आपकी आई ये नथिंग नहीं है, ये कुछ प्रॉब्लम इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे कौन सी हाइपोथेसिस होगी? अल्टरनेट हाइपोथेसिस। लेकिन वही जगह थोड़े बहुत डिफरेंस आ रहे हैं तो नल हाइपोथेसिस। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल समझिए। आपने मेंडल लॉ पढ़ा होगा, आपको मालूम होगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में और डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। आपको पता है जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया जाता है तो जो F1 जनरेशन बनती है उसमें जो रेशियो आता है वो 3:1 आता है, 3:1 आता है। ठीक है, सपोज दैट कि भाई 100 प्लांट है तो उसमें 75 प्लांट क्या है? टाल है, डबल टी दिखाते हैं, और जो 25 प्लांट है वो क्या है? ड्वार्फ है, छोटे हैं, बौने वाले। ठीक है, 75 क्या लंबे हैं और 25 क्या बौने हैं। ये कौन बताया था? ये आपके मेंडल साहब ने बताया था। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है भाई? मेंडल साहब ने ये बताया 3:1 का रेशियो आएगा। मान लीजिए 100 प्लांट लिए तो 75 × 25, यानी कि 75 प्लांट लंबे रहेंगे और 25 प्लांट है क्या होंगे? छोटे होंगे। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू है, ये फिक्स वैल्यू है, पहले से ये ज्ञात वैल्यू है। बाय द वे आपने क्रॉस कराया मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो आपको क्या मिला? आपने 100 प्लांट का क्रॉस कराया, आपको पता चला कि 78 प्लांट, 100 में से 78 पौधे आपको लंबे मिले और 22 पौधे आपको क्या मिले? बौने वाले मिले। ये क्या? ऑब्जर्व वैल्यू मिली। तो 75 में कितना था? 175 और 25 था रेशियो, ठीक है, 100 का, लेकिन आया कितना? 78 आ गया, यानी कि 2-3 पॉइंट यहाँ पे वेरी कर रहा है। इसका मतलब हो सकता है कि कुछ हो सकता है कि पॉलन ग्रेन किसी का ख़राब हो गया होगा, कोई प्लांट ख़राब हो गया, तब इतनी ज़्यादा थोड़ी सी वेरिएशन देखने मिल रही है कि 2-3 प्लांट में दिक्कत देखने को मिल रही है। ठीक है, बोलिए। तो ये जो अंतर है ये ज़्यादा नहीं है, केवल 2-3 अंतर है। ठीक है, होना कितना चाहिए था? 75 होना चाहिए था, लेकिन कितना आया? 78 आया। इसका मतलब यहाँ पे कौन सी हाइपोथेसिस लगेगी? नल हाइपोथेसिस। कौन सी हाइपोथेसिस?
नल हाइपोथेसिस यानी कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। हो सकता है एक दो प्लांट में मॉस्किटो इंसेक्ट कुछ भी लग गया होगा, वो प्लांट डैमेज हो गया, या फिर किसी कारण से 2-3 प्लांट में दिक्कत आ गई, तब ना 175 में 78 प्लांट आया। अगर वही अंतर ऐसा आता कि भाई 75 जो कि लंबित आने चाहिए थे, लेकिन आया कितना, मान लीजिए कि 65 आया, ठीक है, 65 प्लांट क्या हो गए, 65 प्लांट आपके लंबे हो गए और 35 प्लांट आपके ड्वार्फ हो गए। तो इसका मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है, इतने ज़्यादा डिफरेंसेस तो नहीं आना चाहिए था, इसका मतलब कुछ दिक्कत है। तो यहाँ पे कौन सी हाइपोथेसिस लगेगी, अल्टरनेट हाइपोथेसिस, ठीक है, कौन सी हाइपोथेसिस लगेगी, अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो स्काई स्क्वायर टेस्ट में यही देखा जाता है कि जो आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू है, जो पहले से ज्ञात वैल्यू है, और जो नई वैल्यू आपके सामने आ रही एक्सपेरिमेंट करने के बाद, ऑब्जर्व करने के बाद, क्या उसमें भिन्नताएं हैं, क्या उसमें उसके अकॉर्डिंग क्या वो चीज़ें मैच कर रही है कि नहीं, वो चीज़ें आपस में मैच कर रही है कि नहीं, उसी को कहते हैं हम लोग काई स्क्वायर टेस्ट, ठीक है, उसी के लिए काई स्क्वायर टेस्ट बनाया गया है। तो इतनी बात समझ में आई, ठीक है, काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में। आइए कुछ बात को हम लोग लैंग्वेज के माध्यम से समझते हैं, देन आगे की तरफ मूव करते जाएंगे, एक एक पार्ट को समझते हुए आगे चलेंगे। इतनी बात समझ में आई हो तो एक बार ज़रूर से लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए, उन मित्रों को भेज दीजिए जो आपके साथ इस बार एग्जाम देंगे बीएससी का, ठीक। काई स्क्वायर टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय A.R. फिशर। A.R. फिशर एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसको जो है कि खोजा था, ठीक है, और इसको काई स्क्वायर टेस्ट को इन्होंने एक्स स्क्वायर यानी कि काई स्क्वायर को इस सिंबल से, एक्स स्क्वायर के सिंबल से इन्होंने इसको डिनोट किया। द काई स्क्वायर टेस्ट इज द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ कंपेयरिंग एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व वैल्यू यानी कि O या F0 विथ दोज एक्सपेक्टेड थियोरेटिकल वैल्यू यानी कि E या EF। देखिए साफ साफ यहाँ पे लिखा गया है, जो काई स्क्वायर टेस्ट का सिग्निफिकेंस होता है वो कंपेयर करने के लिए होता है, किसके किसके बीच में, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के बीच में और थियोरेटिकल वैल्यू के बीच में, एक्सपेरिमेंटल और थियोरेटिकल वैल्यू के बीच में कंपैरिजन करने के लिए होता है, ठीक है। ऑब्जर्व वैल्यू को O या FO कहते हैं और एक्सपेक्टेड वैल्यू को E से एक्सपेक्टेड वैल्यू या FE हम लोग कह देते हैं। आगे बढ़िए। द काई स्क्वायर टेस्ट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग ऑफ स्क्वायर ऑफ ओवरऑल डेविएशन इन द ऑब्जर्व O या FE एक्सपेक्टेड वैल्यू बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। कहने का मतलब क्या है, जो काई स्क्वायर टेस्ट होता है उसमें जो डेविएशन आते हैं हम लोग एक्सपेक्टेड वैल्यू का और किसके वैल्यू का, हम लोग सभी का क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। जो कैलकुलेट काई स्क्वायर टेस्ट होता है, जो वैल्यू आती है एक्सपेक्टेड और आपके ऑब्जर्व वैल्यू की, उसको हम लोग स्क्वायर उसका कर देते हैं। तो उसके लिए देखिए यही फार्मूला है, काई स्क्वायर बराबर समेशन O यानी कि ऑब्जर्व वैल्यू, E यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू का होल स्क्वायर डिवाइड बाई E एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब वही चीज़ देखिए यहाँ पे लिखा गया है, ऑब्जर्व वैल्यू को हम लोग O0 से डिनोट करते हैं और एक्सपेक्टेड वैल्यू को FE से डिनोट करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, वेयर जहाँ पे काई स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर का मतलब काई स्क्वायर, O या FO का मतलब होता है ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी या वेरिएबल, E का मतलब होता है एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी या वेरिएबल, और ये जो समेशन है इसका मतलब होता है समेशन। तो ये इसकी फार्मूला हो गई, ठीक है। आगे समझिए, यहाँ पे देखिए एक चीज लिखा गया है, इफ O और E यानी कि अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें ऑब्जर्व वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, यानी कि 120 जो बीपी आई थी, आप गए चेक कराए और आपकी भी बीपी 120 और 80 आ गई,
इसका मतलब ऑब्जर्व वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू यदि बराबर हो जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा, जो काई स्क्वायर टेस्ट की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगा 0 और वहाँ पे हो जाएगा नल हाइपोथेसिस। इसका मतलब ये जो चीज़ें है वो रेयर केस में देखने को मिलेगी, रेयरली आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप बीपी में मत जाइएगा, ये तो एग्जाम्पल हमने दिया। काई स्क्वायर टेस्ट में जो ऑब्जर्व वैल्यू होती है और एक्सपेक्टेड वैल्यू अगर बराबर हो जाए तो उसका मतलब जो काई स्क्वायर टेस्ट की वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी और ये चीज़ें रेयरली देखने को मिलता है, यानी कि हमेशा देखने को नहीं मिलता। ठीक है, यानी कि बहुत कम केसेस में ये देखने को मिलता है कि भाई 120/80 हो जाए। आप नॉर्मल लाइफ में देखते हैं कि आपकी जो बीपी होती है हमेशा 2-4 पॉइंट आगे पीछे रहती है, एग्जैक्ट किसी का नहीं आता, 2 पॉइंट 1 पॉइंट आधे पॉइंट आगे पीछे रहती है। ठीक है, तो ये हो गया। वही आपने देखा मंडेलियन केस में, आपने देखा कि 3:1 का रेशियो होना चाहिए। 100 प्लांट है, मान लीजिए कि उसमें से 75 प्लांट आपके क्या है, टाल है, 25 आपके ड्वार्फ है, लेकिन ऐसा ज़्यादातर नहीं होता है। ठीक है, 2-4 पॉइंट इधर उधर आगे पीछे होते हैं। ठीक है, चलिए, तो वही चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है इतनी लैंग्वेज के माध्यम से। आइए इतनी बात को हम लोग लैंग्वेज के माध्यम से समझते हैं, देन आगे की बात को हम लोग डिस्कशन करते हैं। वो लिखा गया, इफ ऑब्जर्व वैल्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू बराबर हो जाए, ई इक्वल टू ई लिखा है, ओ इक्वल टू ई लिखा है ना, यानी कि ऑब्जर्व वैल्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू के बराबर हो जाए, देन वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट विल बी 0। तब काई स्क्वायर टेस्ट की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 0। बट इट इज रेयरली अकस, लेकिन ये रेयरली केस में देखने को मिलता है। इन काई स्क्वायर टेस्ट calculated value of chi-square is compared with the tabulated value of chi-square. This process involve calculation of degree of freedom. इसका मतलब ये समझिए कि आपको अगर काई स्क्वायर टेस्ट के लिए अगर आप जो भी चीज़ें करना चाहते हैं, कहने का मतलब अगर आप काई स्क्वायर टेस्ट की वैल्यू निकालना चाहते हैं, उसके लिए आपको डिग्री या फ्रीडम की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि डीएफ की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आपको काई स्क्वायर टेस्ट की वैल्यू निकालनी है तो आपको डीएफ यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, ये जो डीएफ होता है यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है, ठीक है, इसका मतलब ये होता है नंबर ऑफ वेरिएबल -1, नंबर ऑफ वेरिएबल -1। जैसे आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया 2 कैरेक्टर के बीच में, टाल और ड्वार्फ के बीच में आपने क्या कराया, क्रॉस कराया। ठीक है, तो क्या है, 2 वेरिएबल हो गया आपका, एक टाल वेरिएबल है और दूसरा क्या है, ड्वार्फ वेरिएबल है। तो अपने 2 वेरिएबल के बीच में, टाल और ड्वार्फ वेरिएबल के बीच में आपने क्रॉस कराया। ठीक है, या मान लीजिए कि आपने दूसरा वेरिएबल ले लिया, ठीक है, कि भाई वाइट कलर फ्लावर हो, रेड कलर फ्लावर हो, ठीक है, वहाँ पे 2 वेरिएबल आपने लिया, तो उसके लिए जो डीएफ की वैल्यू हो जाएगी तो वेरिएबल आप नंबर -1 होगा। मान लिया आपने कितना वेरिएबल लिया, 2, एक टाल लिया एक ड्वार्फ लिया। ठीक है, इसके लिए क्या हो जाएगा, तो डीएफ इक्वल टू वेरिएबल ऑफ नंबर कितना है, 2 -1, ये आपका फार्मूला है। डीएफ इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की नंबर कितनी है, संख्या 2, इसका 1 कर देंगे तो डीएफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, डीएफ क्या हो जाएगा, 1। अगर मान लीजिए मैंने बताया कि मोनोहाइब्रिड क्लास में 2 वेरिएबल है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, अगर 3 वेरिएबल है तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, यानी कि यही तो फार्मूला है, डीएफ इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल -1। तो नंबर अगर 3 है तो 3 से 1 घटाएंगे 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर 4 है तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई। मान लीजिए अगर आपने डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया, ठीक है,
डाईहाइब्रिड क्लास का है। तो उसमें जो कॉन्ट्रास्टिंग पेयर होते हैं मान लीजिए कि वो 4 हैं। अब समझिएगा, पहला मान लीजिए कि राउंड सीड है, दूसरा रिंकल सीड है, रेड कलर फ्लावर है, वाइट कलर फ्लावर है। तो यहाँ पे 4 वेरिएबल हो गए, 4 वेरिएबल हो गए। तो डी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एफ इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की संख्या 4 माइनस 1। तो डी एफ क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, तो ये होता है क्या, ये होता है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इस चीज़ की आपको आवश्यकता पड़ेगी काई स्क्वायर टेस्ट निकालने के लिए। ठीक, तो ये हो जाएगा। अब मान लीजिए कि आपने निकाल लिया डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, अब उसके बाद जो आपको टेबुलेटेड वैल्यू होगी आप उस चीज़ से टैली कराएंगे, मैच कराएंगे। अगर वो चीज़ें जीरो हो जा रही है तो आप पे नल हाइपोथेसिस हो जाएगा। अगर नहीं हो पाया तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपकी हो जाएगी अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो इतनी बात को लैंग्वेज के माध्यम से समझिए। द नंबर ऑफ डी एफ इन ए काई स्क्वायर टेस्ट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ क्लासेस और वेरिएबल माइनस 1। Thus df is equal to number of variable minus 1 if there are 2 variable, 3 variable, 4 variable। ठीक है, देन विल बी एक, अगर आपको निकालना 2 वेरिएबल है तो 2 माइनस 1 यानी कि df में वेरिएबल नंबर 2 है माइनस 1 इक्वल टू 1। अगर ये वेरिएबल 3 है तो 2, अगर वेरिएबल 4 है तो 3। तो ये हो जाएगा इसका df। दूसरा आता है कॉन्टिजीनियस टेबल। ठीक है, अब मान लीजिए अगर आपके जो वेरिएबल की संख्या है वो मोर देन 4 हो जाए, तब मोर देन 4 हो जाए, 2 पेयर से ज़्यादा हो जाए तो तरीका बदल जाएगा। यहाँ पे आपने देखा कि वेरिएबल की संख्या 2 है, 3 है, 4 है, यहाँ तक ये कार्य कर रहा है। अगर यही संख्या इससे ज़्यादा हो जाए, 2 पेयर से या 4 वेरिएबल से ज़्यादा हो, उसके लिए आपको कॉन्टिजीनियस टेबल का उपयोग करना पड़ता है। किसका उपयोग करना पड़ता है, कॉन्टिजीनियस टेबल, ये इसका उपयोग करना पड़ता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो डीएफ होती है, जो डीएफ की वैल्यू होती है, ठीक है, डीएफ की जो वैल्यू होती है वो हो जाता है डीएफ इक्वल टू R1 अपान C1। ठीक है, R-1 अपान C-1। यानी कि रो कितने हैं, अब कॉलम कितने हैं, ये आपको टेबल से पता चलेगा। जब आप एग्ज़ाम देंगे तो आपके टेबल दिया रहेगा, आपके एग्ज़ाम में टेबल दिया रहेगा, तो वहाँ से आपको ज्ञात करना पड़ता है रो एंड कॉलम। तो अभी आपको हम समझाते हैं, ये चीज़ें आपको समझ में भी आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए, इफ़ द काई स्क्वायर वैल्यू ऑब्टेन मोर देन 2 पेयर ऑफ द डाटा then continuous table required for the continuous table df is equal to calculated value following formula। जब 2 से ज़्यादा होगा, 4 पेयर होगा, यानी कि 4 से ज़्यादा या 2 पेयर से ज़्यादा होगा, तब इसके लिए आपको ये फार्मूला होगा df का R1 माइनस अपन इंटू ब्रैकेट में C1। ठीक है, C-1, जहाँ पे R का मतलब क्या है, नंबर ऑफ रो, और C का मतलब है नंबर ऑफ कॉलम। चलिए, इस बात को आइए हम लोग कैसे समझते हैं, इसको आप समझिए। ठीक, जैसे सपोज किया कॉन्टिजीनियस टेबल हमने एक बनाया जिसमें जो आपकी ऑब्जर्व वैल्यू है, ठीक है, वो 3 पेयर है, 2 पेयर से ज़्यादा है, 3 पेयर हो गया, मतलब यानी कि 3 पेयर है। अगर इसकी पेयरिंग को अनपेयर करेंगे तो 9 हो जाएंगे टोटल। वेरिएबल की संख्या कितनी हो गई, 9। ठीक है, अब ये 3 पेयर है, ठीक है, 3 पेयर, और सपोज किया उसमें से 3 पेयर है, अब उसको अनपेयरिंग करेंगे तो 9 होगा। तो 3 पेयर रो है और 3 पेयर कॉलम है। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो एक छोटा सा ऐसे बॉक्स बनाएंगे,
अब आपको डीएफ की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, 3 है कॉलम, 3 है रो, तो आपको रो की संख्या ऐसे काउंट कर लेनी है कि रो की संख्या कितनी आएगी और कॉलम की संख्या कितनी आएगी, उसको काउंट कर लेना है। तो आपको दिया रहेगा क्वेश्चन के कि आपकी जो डीएफ में रो है उसकी संख्या 3 है या 4 है, कितना भी रहेगा वो आपको दिया रहेगा। कॉलम की संख्या कितनी है वो आपको दिया रहेगा, तो आपको कॉलम रो को लिख लेना है, उसमें से -1 रो में से -1 कॉलम में से -1 घटा देना है। जब आप इसको घटाएंगे तो यहाँ पे 2, 3 में से 2 1 घटाएंगे 2 मिलेगा, और यहाँ पे 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 मिलेगा, और इस दोनों ब्रैकेट बीच में कुछ भी निशान नहीं है तो यहाँ पर गुणे का निशान हम लोग मान लेंगे। तो 2 का गुणा जब आप 4 में करेंगे, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो आपको यहाँ पे 4 मिल जाएगा इसका डीएफ। डीएफ की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 4 मिल जाएगी। ठीक है, तो आपने देखा कि अभी जो 2 पेयर था, 2 पेयर, उसमें आपने देखा कि आपकी जो डीएफ की वैल्यू आ रही थी वो 3 आई थी। अब वही 3 पेयर जब हो गया तो डीएफ की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। ठीक है, चलिए दूसरा कॉन्टिन्यूअस टेबल है, इसमें जो रो की संख्या है वो 3 है, कॉलम की संख्या कितनी है, 4। तो उसके लिए भी वही फार्मूला, रो -1 कॉलम -1, रो कितना है 3 -1, कॉलम कितना है 4 -1, 2 × 3 × 6, तो कॉलम रो की संख्या 6 हो जाएगी। तो इससे ये आपको डीएफ की वैल्यू ऐसे आपको निकाल लेना है। अब आपके सिलेबस में दिया है टॉपिक टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, आपको ऐसे भी 2 नंबर पूछ सकता है, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस या काई स्क्वायर टेस्ट को कम्प्लीटली पूछ सकता है। तो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है, अब आप इसको समझिए। जो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस होता है उसमें 2 आपके हाइपोथेसिस आते हैं, पहला नल हाइपोथेसिस, दूसरा आता है आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है और जो ऑब्जर्व वैल्यू है उन दोनों में, ठीक है, जो ऑब्जर्व वैल्यू आ रहा है और जो एक्सपेक्टेड वैल्यू आ रहा है, ठीक है, उसमें कितनी समानताएं हैं, ठीक है, यह किससे वेरिएशन देखने को मिलता है, उस अकॉर्डिंग इसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है, नल हाइपोथेसिस में और अल्टरनेट हाइपोथेसिस में। जैसे सपोज करिए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके जो मार्क है, मार्क रिजल्ट जो आता है, रिजल्ट में जो मार्क है वो अच्छा भी आ सकता है, गड़बड़ भी आ सकता है। ठीक है, तो वही है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, इसके जो महत्व हैं वो पॉजिटिव की तरफ भी आ सकता है, नेगेटिव की तरफ भी आ सकता है। ठीक है, यानी कि आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और परफॉर्म आप अच्छा भी नहीं कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो वहाँ पे वही है, जो ऑब्जर्व वैल्यू है और एक्सपेक्टेड वैल्यू की अगर बराबर है, यानी कि आपका परफॉर्मेंस तो कि अच्छा है तो नल हाइपोथेसिस, अगर गलत आ रहा है तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस। ठीक है, तो इसके लिए 2 आपको दे दिए गए हैं, अल्टरनेट हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। अभी तक जितना हमने चीज़ें आपको बताया, तो नल हाइपोथेसिस में वही है कि जब डिफरेंसेस ना हो, 0 आ जाए वैल्यू, तो उसको नल हाइपोथेसिस। जब ज़्यादा डिफरेंस आए, जैसे आपने बीपी का एग्जांपल बताया कि भाई आपने बीपी चेक कराया, आना चाहिए था 120 और 80 के बीच का, थोड़ा बहुत इधर उधर, ठीक है, लेकिन आपका 135 आ रहा है, 85 आ रहा है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आपकी वजह से एरर की वजह से आई। अगर यही 160 आ जाता, अपान 90 या 100 आ जाता, तो भाई होता कि कुछ तो प्रॉब्लम है आपको, तो यहाँ पे अल्टरनेट हाइपोथेसिस लगता। ठीक है, तो यहाँ पे नल हाइपोथेसिस फेल कर जाता। चलिए उसी बात को अब लैंग्वेज के माध्यम से आप लोग समझिए, नल हाइपोथेसिस के बारे में, अल्टरनेट हाइपोथेसिस के बारे में। द नल हाइपोथेसिस डिराइव्ड फ्रॉम द जर्मन वर्ड विच मीन्स 0, जिसका मतलब होता है 0, बट इन इंग्लिश नल मीन्स अमाउंट ऑफ नथिंग। ठीक है, इसका मतलब जो आपका नल हाइपोथेसिस वो एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है 0, लेकिन इंग्लिश वर्ड में इसका मतलब होता है नो अमाउंट यानी कि नथिंग, एंड इट इज डिनोटेड बाई H0। नल हाइपोथेसिस को H0 से डिनोट करते हैं। अकॉर्डिंग टू नल हाइपोथेसिस देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू।
इसके अकॉर्डिंग जो आपका ऑब्जर्व वैल्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू आ रही है इसमें ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। ठीक है, जैसे आपको बताया कि किसी हेल्दी पर्सन ने अपना बीपी चेक कराया या मेंडेलियन ने अपना रेशियो चेक करा, तो उस पर जो डिफरेंस आया वो कुछ भी नहीं था, वो सैम्पलिंग एरिंग की वजह से थी, थोड़े बहुत प्रॉब्लम की वजह से थी। तो यहाँ पे जो फ्लैक्चुएशन आया वो कैसा था, वो शून्य था। दूसरा आता है आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस। यहाँ पे जो भी चीज़ें नेगेटिव या रिजेक्शन हो जाती है, जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है तो वहाँ पे आ जाता है आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस, जिसको हम लोग H1 या H0 से डिनोट करते हैं। ठीक है, व्हेन नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड देन अल्टरनेट हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। जहाँ पर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है तो वहीं पर अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए, according to alternate hypothesis the difference between observed value and expected value significant real world differences not occurs due to sampling error। यानी कि जो आपका अल्टरनेट वैल्यू होता है इसमें कोई सैम्पलिंग एरर नहीं होता, इसमें एक्चुअल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। चलिए, अगली बात आती है डिटर्मिनेशन ऑफ काई स्क्वायर वैल्यू। कैसे आप काई स्क्वायर वैल्यू का डिटर्मिनेशन करेंगे, इस बात को आपको समझना है। तो देखिए, ये जब पॉइंट है आपको इसको हम लोग ऐसे पढ़ के समझाएंगे। अभी इसका एक हम लोग इसका एक एग्जाम्पल करेंगे, तब आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। ऐसे ऐसे हम आपको पढ़ रहे हैं, आप इसको सुनते चलिएगा। देखिए, सेटअप, अगर आपको काई स्क्वायर वैल्यू, काई स्क्वायर टेस्ट है, अगर कोई क्वेश्चन दिया है तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे उसकी वैल्यू निकालेंगे, वो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे आप, जब क्वेश्चन को हल करेंगे सबसे पहले करेंगे आप सेटअप ऑफ हाइपोथेसिस आइदर H0, यानी कि अगर नल हाइपोथेसिस है या फिर अल्टरनेट हाइपोथेसिस है, तो उसके लिए आप सेटअप का पहले लगाएंगे सेटअप, फिर कैलकुलेट करेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू को, फिर आप क्या करेंगे, ठीक है, कैलकुलेट एक्सपेक्टेड वैल्यू उसकी फ्रीक्वेंसी को, फिर आप एक टेबल बनाएंगे, ऑब्जर्व वैल्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू को वहाँ पे लिख लेंगे, फिर फाइंड करेंगे कि इसको ऑब्जर्व वैल्यू में और एक्सपेक्टेड वैल्यू में क्या डिफरेंसेस है, फिर उसका आप स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के बाद उसको आप लोग क्या करेंगे, उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू को स्क्वायर करने के बाद उसको डिवाइड करेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू से, फिर आपको जो ऑब्टेन होगा, ठीक है, उसके लिए आपको 6 स्टेप्स जो भी ऑब्टेन होगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको कंपेयर करना होगा टेबुलेटेड वैल्यू से और एक्सपेक्टेड वैल्यू से। तो यहाँ तक आप लोग समझिए कि आपको ये चीज़ें समझनी है, ये पॉइंट आप लोग समझिए। अभी हम ये 8 पॉइंट, ये जो 8 पॉइंट आपको हम दिखा रहे हैं, अभी हम एक सवाल करेंगे, वहाँ पे सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। ये आप समझिए ए वाला पॉइंट क्या बता रहा है, ठीक है, ए वाला पॉइंट, ठीक है। देखिए, ये लिखा है इफ कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट इज लेस देन टेबुलेटेड वैल्यू देन डिफरेंसेस बिटवीन ऑब्जर्व वैल्यू एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू इज नॉट सिग्निफिकेंट एंड हेंस नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड। यानी कि अगर आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, ठीक, जो आपकी वैल्यू आई, एक्सपेरिमेंट आपने किया, जो ऑब्जर्व करके आपने वैल्यू लाई, उससे एक्सपेक्टेड वैल्यू में क्या डिफरेंसेस है, आपने ऑब्जर्व किया और जो एक्सपेक्टेड वैल्यू पहले से बनी है आप उसमें अगर कंपैरिजन कर रहे हैं, अगर थोड़ी बहुत डिफरेंस आ रही हैं तो यहाँ पे नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा। ठीक है, ये चीज़ आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा जब आप लोग करेंगे। जैसे क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, एक टेबल बना के दिया रहेगा, भाई इतना इतना ये चीज़ है और इतना ये चीज़ है, आपने जो रिजल्ट निकाला अब आप उससे मैच कराइए, क्या ये दोनों टैली कर रहा है, थोड़ा बहुत डिफर है तो नल हाइपोथेसिस तुरंत मार दीजिएगा, अगर ज़्यादा है तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस। ठीक है, ठीक है, अगर टैली कर रहा है तो क्या होगा, तो वहाँ पे आपका मिल रहा है पूरा तो नल हाइपोथेसिस, अगर नहीं कर रहा तो आप पे नल हाइपोथेसिस फेल हो जाएगा। और जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो टेबुलेटेड वैल्यू से अगर ज़्यादा आ रही है, ठीक है, जो आपने कैलकुलेट किया उसकी वैल्यू अगर ज़्यादा आ रही है और जो आपके टेबल में दिया है वो अगर कम आ रही है, इसका मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये यहाँ पे होता है। वही दूसरा पॉइंट लिखा गया है, व्हेन कैलकुलेटेड ऑफ वैल्यू काई स्क्वायर इज मोर देन टेबुलेटेड वैल्यू सिग्निफिकेंट हेंस
नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड, नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड। कहने का मतलब यही है, जो आपने जैसे मान लीजिए कि आपने टेबल आपका जो दिया है, मान लीजिए उसमें 100 दिया है, 120 दिया है, आपने आंसर कितना निकाला, 119 निकाल दिया या 121 निकाल दिया, तो इसका मतलब यहाँ पे नल हाइपोथेसिस होगी। अगर यही कहीं ज़्यादा हो रहा है, 120 की जगह आपका 150 आ जा रहा है, 140 आ जा रहा है, यानी कि मतलब ज़्यादा डिफरेंस है जो भी आपने टेस्ट किया है, तो इसका मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम है। चलिए क्वेश्चन आप लोग समझिए, इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, आपको सारी चीज़ें आसान से समझ में आ जाएगी। दिखा गया है कि ये क्रॉस कराया गया है टाल प्लांट में और टाल और ड्वार्फ प्लांट में, जिसमें जो टाल प्लांट है उसकी संख्या 1574 है और ड्वार्फ प्लांट की जो संख्या है वो 554 है। यहाँ पे लिखा गया है ड्वार्फ प्लांट की संख्या 554 है। जब यहाँ पे जो है कि आपस में क्रॉस कराया गया, जो मेंडेलियन रेशियो मिला वो 3:1 मिला। ठीक है, 3:1 मिला है। यानी कि जब इन्होंने क्रॉस कराया, ठीक है, यानी कि इन्होंने जब क्रॉस कराया तो उनको 1574 प्लांट क्या मिले, लंबे वाले मिल गए और 554 प्लांट आपके छोटे वाले मिल गए। अब आपको पता करना है कि इसमें कौन सी हाइपोथेसिस लगेगी। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सेटअप हमने आपको ऊपर ही दिखाया। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे देखा कि जब भी आपको टेस्ट निकालना है तो आप सबसे पहले सेट अप करेंगे हाइपोथेसिस को। ठीक है, आपने मान लीजिए कि सेटअप कर लिया किसको, हाइपोथेसिस को। अब आपको पता तो है नहीं कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस आएगा कि नल हाइपोथेसिस आएगा। अभी तो हम मानेंगे कि भाई दोनों हाइपोथेसिस आ सकता है, अल्टरनेट भी आ सकता है कुछ तो, और नल हाइपोथेसिस भी आपका आ सकता है। ठीक है, तो भाई दोनों को लिख लेंगे। नल हाइपोथेसिस को आ भी सकता है, अल्टरनेट आएगा, तो इसको पहले हम लोग दोनों लिख लेंगे। आंसर आने के बाद पता चलेगा कि नल आया कि आपका अल्टरनेट आया। तो द टाल प्लांट ड्वार्फ प्लांट, द टाल एंड ड्वार्फ प्लांट आर सेग्रीगेटेड इन 3:1 ऑब्जर्व वैल्यू। आपने देखा कि भाई जो टाल प्लांट है और ड्वार्फ प्लांट है उसका ऑब्जर्वेशन 3:1 के अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, वही आपने अल्टरनेट पे भी बता दिया कि भाई अगर वो नहीं होगा तो ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट हमने देखा था कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। दूसरी पॉइंट मैंने आपको दिखाया था कैलकुलेटेड ऑफ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है उसको आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, चलिए तो एक्सपेक्टेड वैल्यू जो पहले से दी गई है उसमें कितना है, 1574 प्लांट कितने हैं, टाल है, और 554 प्लांट आपके ड्वार्फ है। ये लंबे वाले पौधे हो गए, आपके छोटे वाले पौधे। पहले हम लोग काउंट कर लेंगे कि भाई टोटल प्लांट कितना है, तब ना पता चलेगा कि ये टोटल प्लांट कितना है, तब ना हम रेशियो निकालेंगे। तो पहले दोनों प्लांट को हम लोग ऐड कर लेंगे, तो मिला हमको 2128 प्लांट। ठीक है, 2128 प्लांट आपको मिला। अब आपको इसको किसके रेशियो में रखना है, 3:1 के रेशियो में रखा है। ये 3:1 में रखा है कि नहीं रखा उसको हमने मतलब, अब हमको जो मिलेगी उसको हम लोग 3:1 के रेशियो में रखेंगे। तो चलिए टाल प्लांट के लिए हम लोग 3:1 के रेशियो में रखते हैं। जैसे सपोज करिए कि आपको अगर 100 प्लांट दे दिया जाए तो आपको 75 प्लांट टाल मिलेगा, लेकिन अगर इसको फार्मूले से निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 100/4 कर देंगे, 100 में 4 का गुणा करेंगे तो 25 आ जाएगा, यानी कि टाल प्लांट मिला। ठीक है, और अगर कहीं आपको, ठीक है, कहीं आपको ये आपके ड्वार्फ प्लांट तो मिल गया, आपको कितना मिला, आपको मिल गया 25, और अगर आपको 100 प्लांट में से 75 आपको प्राप्त करना है, तब क्या करेंगे आप, तब यहाँ से आप लोग 3 का मल्टीप्लाई करेंगे आप और 4 से गुणा कर देंगे। जैसे अगर आपको कहा जाए कि भाई ये पूरा सेब है, ठीक है, इसको 4 भागों में बांटना है, तो आप क्या करेंगे, एक बीच से कट लगाएंगे, एक ऐसे 3 पार्ट अपना ले लेंगे आप, एक पार्ट सामने वाले को दे देंगे, तो एप्पल में होगी। अब यहीं पे आपको पूरा आपको इतना प्लांट मिल गया,
लेकिन आपको 3/4 भाग लेना है और 1 भाग छोड़ देना है। तो आप 3/4 करेंगे ना, यानी कि अगर एक सेब है इसका 3 पार्ट आप लेंगे, 1 पार्ट छोड़ेंगे, तो भाई आप कहेंगे क्या 3 पार्ट मेरा है, कितने में से 4 पार्ट में से 3 पार्ट, 4 पार्ट में से 3 पार्ट मेरा है, 3 पार्ट वो लेगा। और सामने वाले का क्या है 1 पार्ट है, कितने में से 4 पार्ट में से, तो कितनी हो जाएगी उसकी 1। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि टोटल प्लांट का संख्या 2128 है। 2128 आपको टाल का निकालना है, यानी कि 3 के रेशियो से निकालना है। पहले 3 का निकालेंगे टाल पे, तो 2128 इंटू 3 कर देंगे अपान 4, यानी कि 4 पूरा है रेशियो, पूरी संख्या 4 है, तो निकालेंगे तो आपको मिलेगा 1596 प्लांट लंबे, और अगर आप 1 के रेशियो में निकालेंगे तो 532 प्लांट आपकी छोटे वाले। तो देखा आपने जो एक्सपेक्टेड वैल्यू थी, एक्सपेक्टेड वैल्यू जो थी उसमें दिया गया था क्या, उसमें ये दिया गया था कि आपको जो प्लांट है, ठीक है, जो आपने एक्सपेरिमेंट से निकाला कि उसमें मिला आपको 596 प्लांट लंबे और 532 प्लांट छोटे वाले। ठीक है, ये आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू यहाँ पे दी गई थी। ठीक है, और यहाँ पे आपने ऑब्जर्व क्या किया कि यहाँ पे 1500, ठीक है, 74 प्लांट क्या थे, 1574 प्लांट आपके लंबे थे और ये वाले छोटे थे। ठीक है, चलिए अब ये हो गया कि आपके लंबे पौधे बौने पौधे पता चल गए, एक आपने डायग्राम से इसको निकाल लिया। ठीक है, यहाँ पे एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये मिस्टेक है कि यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होगा ना, यहाँ पे ये ऊपर और नीचे लिख चुका गया है। देखिए एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी है, यहाँ पे लिखा गया है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ प्लांट, यहाँ पे 1574 यहाँ रहेगा और 554 यहाँ पे, ये चीज़ें ऊपर और नीचे हो गई है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। जो यहाँ पे रहेगा वो यहाँ पे, जो यहाँ पे वो यहाँ पे। ठीक है, यानी कि इतना प्लांट तो पहले से दिया गया है। ठीक है, हमने इतना ऑब्जर्व किया है, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू पहले से दिया गया है, इतना हमने ऑब्जर्व किया। तो देखिए अब उसके बाद तीसरी पॉइंट, हमने 2 पॉइंट समझ लिया, फिर तीसरी पॉइंट क्या होगा, एक टेबल बनाना होगा, उसमें सारे वैल्यू को, ऑब्जर्व वैल्यू को और एक्सपेक्टेड वैल्यू को नोट कर लेना है। उसके बाद उसमें जो डिफरेंस है वो डिफरेंस निकाल लेना है। डिफरेंस निकालने के बाद उन दोनों का स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर करने के बाद एक्सपेक्टेड वैल्यू से डिवीजन कर देना है। आइए एक एक चीज़ को करते हैं। तो आपने देखा ऑब्जर्व वैल्यू टाल प्लांट, ये ड्वार्फ प्लांट हो गया। ऑब्जर्व यानी कि जो पहले से वैल्यू हमने ज्ञात जो किया वो 15, जो वैल्यू पहले से दी गई थी वो कितना था 1574 और 554, ये था। हमने क्या किया उसमें से एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल लिया, यानी कि एक्सपेरिमेंट से हमने ये चीज़ें निकाल ली। ठीक है, तो इतना आपको मिल गया। तो ऑब्जर्व वैल्यू क्या थी, पहले से जो वैल्यू दी थी वो 1574 और ये 1596 हो गया। ठीक है, कैसे हुआ कि भाई हमने 3:1 का जब रेशियो निकाला तो लंबा पौधा हमको 1596 मिला, पहले कितना दिया था 574, वही चीज़ इसमें है। अब इन दोनों को जो आपने घटा दिया, ये दोनों को मिला, अब इन दोनों को आपने घटाया तो -22 और +22 प्लांट मिला। इसका स्क्वायर कर दिया आपने तो 484 मिल गया, इसका भी स्क्वायर करा आपने 484 मिल गया। फिर आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू से इसको क्या कर दिया, डिवीजन कर दिया, तो आपको 3.303 मिला और यहाँ पे 0.309 मिला। अब देखिए क्या हुआ, जो कैलकुलेटेड वैल्यू थी, अब दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे, इसको और इसको जोड़ लेंगे। जब इसको हमने जोड़ा तो जो आपकी वैल्यू आई 1.2.1 मिला, यानी कि जो आपकी काई स्क्वायर टेस्ट की वैल्यू आई वो कितनी आई 1.2.12। अच्छा ये ठीक है। अब आपको ये पता करना है कि यहाँ पे नल हाइपोथेसिस लगेगी, अल्टरनेट हाइपोथेसिस लगी, तो आपको पता होगा कि भाई जो यहाँ पे वैल्यू आई वो 1 से क्या है, यानी कि 1 मिली। ठीक है, 1 मिला, तो डी आपको पता है, तो अभी हमने बताया कि डीएफ आपको निकालना होगा। तो डीएफ अगर 1 है तो डीएफ 1 है, उसके लिए कौन सा फार्मूला लगेगा, तो उसके लिए फार्मूला लगेगा डीएफ इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल -1। तो वेरिएबल की संख्या कितनी मिली आपको, यहाँ पे 1 मिली। ठीक है, वेरिएबल की संख्या कितनी मिली, यहाँ पे 1 मिली, तो 1 के लिए फार्मूला क्या है
2 - 1, तो 2 में से 1 आप घटा देंगे तो आपको मिलेगा 1। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 - 1 से अगर आप 1 घटा देंगे, ठीक है, नंबर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल कितने थे यहाँ पे, 1 और 2 है, 2 वेरिएबल है, टाल और ड्वार्फ है, 2 वेरिएबल है। तो यहाँ पे आपने लिख दिया 2, आपको अब कितना करना है, आपको 1 घटा देना है। तो आप जब 1 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 1। क्या मिल जाएगा, 1। अगर आपको 1 मिला, इसका मतलब कौन सा हाइपोथेसिस है, इसका मतलब यहाँ पे आपकी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है, नल हाइपोथेसिस आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी। जब नल हाइपोथेसिस हो जाएगी तो आपको उसको टेबल से कैलकुलेट करना होगा। आपके एग्जाम में टेबल दिया रहेगा, ठीक है, तो आपको देखना होगा कि जो 5% है, 5% के हिसाब से, जो वहाँ पर 0.1 के हिसाब से, ठीक है, 5% को 0.1 कर सकते हैं, उसके हिसाब से जो DF की वैल्यू टेबल में दी गई है वो 3.5 पे कितना आएगी, आइए इसको हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि जो आपका 5% जो फ्रीक्वेंसी थी उस पर आपको देखना है कि जो एक था, आपकी एक वैल्यू आई थी DF की एक वैल्यू आई, 5% पे आपको देखना है कि टेबल में कितनी वैल्यू दी गई है, 3.841। ये आपके टेबल में दिया रहेगा इसे। ठीक है, ये टेबल में ऐसे दिया रहेगा कि जो DF की वैल्यू 1 आई, जो DF की वैल्यू यहाँ पर 1 आई है, ठीक है, जो DF की वैल्यू 1 आई, 5% के हिसाब से उसमें जो 1 है उसकी कितने DF है, तो 3.841 इतनी है, 3.841। ठीक है, 3.841 है, 841 भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, द कैलकुलेटेड वैल्यू काई स्क्वायर, अब जो कैलकुलेट आपने किया वैल्यू यहाँ से वो आपको मिला 1.21 मिला, 1.212 मिला। ठीक है, ये आपको मिला, लेकिन आपने देखा कि वहाँ पे कितना है, 3.841, यानी कि मतलब इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे कौन सी हाइपोथेसिस एक्सपेक्ट होगी, नल हाइपोथेसिस यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा था आपके नल हाइपोथेसिस के बारे में। चलिए, इसके कई यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया गया है, जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, 1-2 एग्जाम्पल यहाँ पे दे दिया गया है, एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, ये कि हाँ, उस एग्जाम्पल का यहाँ पे पूरा सोल्यूशन दिया गया है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। अब बात करते हैं टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस को। इसी को जानने के बाद और डीमेरिट को समझने के बाद इस क्लास को हम लोग एंड करेंगे। चलिए, तो आपसे पूछा गया है जो इसका टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, जो काई स्क्वायर टेस्ट है, इसका क्या इंपॉर्टेंट है, वो आपसे यहाँ पे जानना ये चाहता था। तो इसका मतलब ये टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस यही है कि भाई जो आपने ऑब्जर्व वैल्यू किया, जो आपको एक्सेप्टेड वैल्यू मिली, उसमें क्या डेविएशन है, क्या डिफरेंस है, वो आपको जानना था। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस से क्या आपको लाभ है, क्या नहीं होगी, वही आपको यहाँ पे जानना है। तो आइए एक एक पॉइंट को हम लोग पढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री वेरिएशन ऑफ डेविएशन। The chi-square test is used to determine the degree of deviation in observed value and expected value। ठीक है, तो ऑब्जर्व वैल्यू को एक्सपेक्टेड वैल्यू को यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं, पहली बात डिग्री ऑफ फ्रीडम से। दूसरी बात टेस्ट ऑफ फ्रीडम एंड गुडनेस। ठीक है, टेस्टिंग ऑफ गुडनेस ऑफ फिट। तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी आपने ऑब्जर्व वैल्यू किया और जो आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू आई, उसमें क्या 0 आ रहा है कि 1 आ रहा है। अगर 1 आएगा तो ये रेयरली होता है, यानी कि 0 आता है तो रेयरली होता है, यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, ये रेयरली एक्सपेरिमेंटली होता है। टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट। इट इज यूज टू मेजर द प्रोबेबिलिटी ऑफ एसोसिएटेड बिटवीन 2 और मोर देन एट्रीब्यूट। इसका मतलब जो ये आपका काई स्क्वायर टेस्ट होता है, इसमें आप एक से ज़्यादा जो है कि चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आप साथ में साथ, जैसे आपने न्यूट्रिशन, इंटेलिजेंस, हाइट, डायबिटीज़, इतने चीज़ को आप लोगों को स्टडी करना है तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे आपने देखा कि भाई अगर 2 पेयर है तो उसके लिए कुछ अलग निकलता था वैल्यू। ठीक है, अगर उससे ज़्यादा चीज़ें हैं तो और भी चीज़ें हम लोग यूज करते थे। तो वही है, इट इज़ यूज टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एसोसिएटिंग बिटवीन 2 या मोर देन 2 एट्रीब्यूट। ठीक है, इट इज मेजर्ड बाय एसोसिएटेड बिटवीन 2 सेट ऑफ कैरेक्टर और एट्रीब्यूट लाइक एसोसिएटेड बिटवीन आयरन इंटेक। ठीक है, इंटेक
HB, ठीक है, यानी कि आयरन, HB परसेंटेज, ठीक है। तो यही है कि आप अगर 2 से ज़्यादा आपके वेरिएबल है तो आप उस चीज़ को यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जो आपको मैंने बार बार बताई। अब बात आती है मेरिट क्या है, इसकी डीमेरिट क्या है, क्या उपयोगिता है, क्या इससे हानियाँ है। तो पहली बात भैया आप समझ लीजिए, इसकी मेरिट क्या है, इससे लाभ क्या होता है, ठीक है। देखिए जो ये होता है काई स्क्वायर टेस्ट होता है, ठीक है, इसमें जो ऑब्जर्व वैल्यू होती है और एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है, इसमें 2 पैरामीटर होते हैं। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस को डाई हाइब्रिड क्रॉस के रेशियो से निकाल सकते हैं, और आप समझ सकते हैं कि ऑब्जर्व वैल्यू में और एक्सपेक्टेड वैल्यू के दोनों पैरामीटर में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। तो वही लिखा गया है, द ऑब्जर्व अनएक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ मेनी पैरामीटर सच एज मेंडेलियन, ठीक है, हाइब्रिड, मोनो हाइब्रिड, बीपी, ठीक है, यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू को और ऑब्जर्व वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू को, फ्रीक्वेंसी को आप देख सकते हैं, दो पैरामीटर को देख सकते हैं, जैसे आपको मैंने दिखाया बीपी में और मेंडेलियन के बारे में। उसके बाद है आप पता कर सकते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। अगली बात, ये जो होता है ये इसलिए भी किया जाता है कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू आ रही है, ऑब्जर्व वैल्यू जो आ रही है वो फिट हो रही कि नहीं। अगला, ये जो होता है ये और भी, इट इज़ यूजफुल डिटर्मिनेशन ऑफ क्लोजनेस बिटवीन ओ और ई, ऑब्जर्व वैल्यू में और एक्सपेक्टेड वैल्यू में क्लोज कितनी है, दोनों आपस में समानताएं कितनी है, ये भी इससे चेक होता है, ठीक है। वैल्यू ऑफ मोर देन व्हेन ऑब्जर्व वैल्यू मोर or are less equal to the expected value, null hypothesis is accepted, but in case more differences between observed value and expected value, alternate hypothesis accepted। यानी कि अगर ऑब्जर्व वैल्यू में और एक्सपेक्टेड वैल्यू में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है तो नल हाइपोथेसिस होगा, अगर ज़्यादा डिफरेंसेस है तो वहाँ पे अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा। अब बात आती है डीमेरिट की। डीमेरिट इसका यही है कि भैया आपको टेबल से मैच कराना होता है। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि आपके पास टेबल है तो ठीक है, नहीं तो टेबल की संख्या आपको याद करनी होगी, पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई जिसके पास मैथमेटिक नहीं है उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया कि मैथमेटिकल थोड़ी सी चीज़ें थी, देखिए यहाँ पे थोड़ी सी मैथमेटिकल चीज़ें हैं। क्या मैथमेटिकल चीज़ें हैं कि भाई 1574 प्लांट आपको मिले थे, आपने इसका पहले रेशियो निकाला एक्सपेक्टेड में आपने रेशियो निकाला, फिर ऑब्जर्व वैल्यू से एक्सपेक्टेड वैल्यू को आपने घटाया, दोनों को घटाया तो आपको माइनस में ये मिला, ये प्लस में मिला, फिर आप इस दोनों का स्क्वायर कीजिए, 22 का आप स्क्वायर करेंगे तो 484 आएगा, ठीक है। इसका आपको स्क्वायर करना है, फिर स्क्वायर करने के बाद भी आपको यहाँ से घटा देना है, किसको, ऑब्जर्व वैल्यू से एक्सपेक्टेड वैल्यू को यहाँ पे माइनस कर देना है, ठीक है। यानी कि 484 जो ये था और एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या था ई आपका कितना था 596, इससे आपको डिवीजन कर देना है तो फिर आपको ये मिलेगी। तो यहाँ पे जो मैथमेटिकल पर्सन है, जैसे हम आप जो बायोलॉजी की स्टूडेंट हो गए, ठीक है, उसके लिए दिक्कत होगी, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोगों को करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो ये है कि इसके लिए जो काई स्क्वायर टेस्ट है ये हमारे लिए डीमेरिट का काम कर रहा है। और यहाँ पे देखिए मैंने और भी आपको एग्जांपल जैसे दे दिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, आपसे यहाँ पर भी वही कंडीशन है, दोनों चीज़ को आपको ऑब्जर्व करना है, इस पर कैलकुलेट करना है, ठीक है। उसके बाद ये वाला हो गया आपका, इसमें 4 आपके सिंपल दिए गए हैं, ठीक है, 4 को कैसे करेंगे, तो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा गया ईजी वे लैंग्वेज में, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपने पेड बैच ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग मेजर ऑफ डिस्पर्सन के बारे में समझेंगे। मेजर ऑफ डिस्पर्सन में आपका 2-3 टॉपिक सिलेबस में दिया गया है जिसको हम लोग समझेंगे, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है और स्टैंडर्ड एरर शायद दिया गया है कि नहीं दिया गया है, कोफिशिएंट दिया गया है। तो आपको ये जो चीज़ें हैं ना मेजर ऑफ डिस्पर्सन में जो आपके सिलेबस में दी गई है उस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। होने के तो मेजर ऑफ डिस्पर्सन में रेंज होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, वेरिएंस होता है, स्टैंडर्ड एरर होता है, मीन होता है, क्वार्टाइल मीन होता है, कोफिशिएंट वेरिएशन होता है, ये सब सारी चीज़ें होती है, लेकिन जो आपके सिलेबस में दिया गया है उसी को हम लोग समझेंगे जो आपके सिलेबस में दिया गया है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए वीडियो के साथ। और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी समझेंगे, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी समझेंगे, जहाँ पे आपको मीन, मीडियन,
मोड के बारे में बताना होगा। ठीक है, मीन मेडियन मोड के बारे में। और अगर आप मीन मेडियन मोड पढ़ेंगे तो आप कह सकते हैं कि इस टॉपिक को हम लोग क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। ठीक है, मीन मेडियन मोड हम आपको पढ़ा देंगे अगर आप कहेंगे।